शाह साहब, आपने नाथूराम गोडसे के ऊपर जो अभी अपनी नई किताब लिखी है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि एक ऐसी किताब होनी चाहिए? जैसे आपने कहा, सवाल इसमें प्रेरणा का नहीं था। हम तो एक जर्नलिस्टिक पीस लिखना चाहते थे नाथूराम गोडसे के जीवन के ऊपर, कैरावान मैगज़ीन के लिए। यहाँ से हमने शुरू किया था। हम बेशक उस समय आरएसएस के हिस्ट्री के ऊपर आर्काइवल रिसर्च कर रहे थे, और जब हमने वो उस पीस को गोडसे के ऊपर गोडसे के ऊपर लिखा जाने वाले पीस को रिसर्च करना शुरू किया, तो रिसर्च के प्रोसेस में जब मेरे हाथ गोडसे के इंटरोगेशन स्टेटमेंट लगा, तो और जब हमने उसको, वो ऑफ कोर्स वो मराठी में है, और उसको जब हमने ट्रांसलेट करवाया, और जब हमने देखा कि बहुत सारे क्लूज उसमें हैं जिनको हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और हमने किया। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद जब हमने पाया कि बहुत सारे जो कॉन्टेम्पोरेरी आर्काइवल रिकॉर्ड्स हैं, वो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं, ना कि गोडसे के कोर्ट वाले स्टेटमेंट को। और नंबर 1, नंबर 2 कि ये सारे आर्काइवल रिकॉर्ड्स कोर्ट के जजमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। ना जजमेंट भी गोडसे के कोर्ट स्टेटमेंट के बिल्कुल विपरीत है। तो जब ये सारी चीजें मेरे हाथ लगा, तो मुझे लगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक होना चाहिए गोडसे के ऊपर, गोडसे के लाइफ हिस्ट्री के ऊपर, और इसलिए फिर हम उसमें लग गए। जी। क्या आपको लगता है कि ये जो किताब है वो एक समसामयिक राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि अभी आपने खुद कहा कि जो एक पहल जो चल रही है वर्चस्व की, तो उसको ये किताब के ज़रिए आप एक एक तरीके से आप काउंटर करना चाहते हैं? नहीं, मेरा उद्देश्य ये नहीं था किताब लिखते समय। हुँ, मेरा उद्देश्य था, जो नए दस्तावेज आर्काइव्स से हमने निकाला, उन सारे दस्तावेजों को सही तरीके से लोगों के सामने में रख दें, और उन दस्तावेजों के आधार पे हम गोडसे के लाइफ हिस्ट्री को लोगों के सामने रख दें। क्योंकि गोडसे का लाइफ हिस्ट्री अ, से के को जब आप नजदीक से देखेंगे, तो जो राइट विंग पॉलिटिक्स है, जो हिंदू सुप्रीमेसिस्ट पॉलिटिक्स है, उसके उसके शुरुआत का इतिहास भी आपको दिखने लगेगा। तो इसलिए ये एक परसेप्शन हो सकता है कि हम उस किताब के थ्रू आज के समसामयिक पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किताब का जो ओरिजिनल आइडिया है, वो है नाथूराम गोडसे के लाइफ हिस्ट्री को बतलाना, उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट। नाथूराम गोडसे के जीवनी जो आप लेकर आए हैं रीडर्स के लिए, क्या इसको लिखते वक़्त आपको किसी प्रकार की सहानुभूति हुई थी? एक बार के लिए अगर हम भूल जाएँ कि ये जो जघन्य अपराध था महात्मा गांधी की हत्या करना, क्या आप उसको भूल पाए थे जब आप गोडसे की प्री गांधी असैसिनेशन ज़िंदगी के बारे में रिसर्च कर रहे थे? अ, गोडसे का गोडसे की लाइफ हिस्ट्री को खास करके जब से वो अ, सावरकर के संपर्क में आता है, उसके बाद से अ, गोडसे का लाइफ हिस्ट्री ऐसा है जिसमें वो अ, एक खास तरीके से चीजों के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है, उस तरीके से जिस तरीके से अ, हिंदू महासभा आरएसएस सैकड़ों हजारों नवयुवकों को रिस्पॉन्ड करवाना चाह रहा था, और फाइनली वो रिस्पॉन्स ऐसा था जो कि अगर असैसिनेशन नहीं भी होता तो कुछ उस तरह का ही चीज होता, जो वहां पे जाके कल्मिनेट होता है। क्योंकि कोई भी हर्डल जो उनके उनके सपने के भारत को बनने से रोक रहा है,
जो कि बहुत ही अगर हम दूसरे स्टैंड पॉइंट से देखें, उनके सपने के भारत, उनके सपने से अलग हट के खड़ा होकर देखें, तो हम पाएंगे कि वो हर्डल एक्चुअली उन एक व्यक्ति था, गांधी। तो उसका असैसिनेशन करते हैं ये। तो इस पूरे पीरियड में आप उसके लाइफ के साथ आपकी सहानुभूति नहीं हो सकती है। जो प्री 1930 का लाइफ है उसमें गोडसे एक ऑर्डिनरी आदमी है, एक लोनर है, एक उसको अपना जीवन चलाने मतलब वो पढ़ रहा है, लेकिन वो बार बार वो सक्सीड भी नहीं कर रहा है, ना वो पढ़ाई में सक्सीड किया, ना वो अपने बिजनेस में सक्सीड किया बाद में। तो वो पीरियड है जिसको समझने का जरूरत है, सहानुभूति रखने के बजाय या नफरत करने के बजाय उसको समझने का जरूरत है कि उस पीरियड में क्या ऐसे ट्रेट्स उसके अंदर डेवलप हो रहे थे जिसके कारण वो गांधी की तरफ न जाके सावरकर की तरफ चला गया और फाइनली उस पॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन के गांधी का असैसिनेशन किया। इसलिए सवाल सहानुभूति का नहीं है, सवाल समझने का है। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कहीं-कहीं पर ऐसा लगता है कि कि जो लेखक है, जो ये जीवनी लिख रहा है और सिर्फ नाथूराम गोडसे के बारे में नहीं, जैसे सावरकर के बारे में भी आप बात कर रहे हैं, तो एक अंदर से मुझे लगता है कि क्रोध की भावना एक कुछ पन्नों में निकल के आती है कि जैसे आप बात करते हैं सावरकर की मर्सी पिटिशंस की, एंड देयर इज़ अ फ्रेज देयर दैट he got on his knees and started writing these mercy petitions. तो क्या यहाँ पे आपको लगा कि एक जो लेखक का स्थित प्रज्ञ होना चाहिए लेखक, उससे आप थोड़ा सा डिगे हैं? अगर गांधी मर्सी पिटिशंस लिखते, कई बार उनको अरेस्ट किया गया, अगर गांधी मर्सी पिटिशंस लिखते तो शायद यही एक्सप्रेशन हम गांधी के लिए इस्तेमाल करते। अगर भगत सिंह मर्सी पिटिशन लिखते तो शायद यही एक्सप्रेशन हम भगत सिंह के लिए इस्तेमाल करते। मर्सी पिटिशन जब आप लिखते हैं तो बेसिकली आप घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं। तो फिर कहने में क्या बुराई है? ये कह देना चाहिए कि बेसिकली आप घुटनों पे खड़े थे जब आप मर्सी पिटिशंस लिख रहे थे। उससे राइट। पहले की लाइफ, सावरकर के उससे पहले की लाइफ के बारे में हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब वो मर्सी पिटिशंस लिख रहे हैं तो बेसिकली घुटनों पे खड़े थे, और ये कहना जरूरी है। यही एक्सप्रेशन हर एक केस में यूज होना चाहिए जहां भी मर्सी पिटिशंस लिखा जाए। राइट। एक और मेरा सवाल है कि अभी मतलब ये काफी एक कैटेगरीज बन गई हैं, या वही कि लकीरें खींच दी गई हैं कि गांधी बनाम बोस बनाम सावरकर, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अल्टीमेटली सभी जो जो इसमें ये जो प्लेयर्स हैं, ये जो तीनों जो ऐतिहासिक हस्तियां हैं, उनका जो एक अल्टीमेट जो एक उद्देश्य था वो यही था कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो, लेकिन उनके जो तरीका था उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने तीन लोगों का नाम लिया, गांधी, बोस और सावरकर, ठीक है। ओके, वेल गांधी और बोस का उद्देश्य तो एक था, लेकिन सावरकर का उद्देश्य एग्जैक्टली ये नहीं था, क्योंकि सावरकर जब जेल से बाहर आते हैं तो उसके बाद उनका जो एंटी ब्रिटिश पोजीशनिंग है, जो लंदन में जब वो है जो दिख रहा है, वो बिल्कुल बदल जाता है एंटी मुस्लिम एक्शन के तरफ। और दूसरी बात ये कि उनका पूरा का पूरा पॉलिटिक्स जो है वो अंग्रेजों को मदद कर रहा है उसके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में। वो कहीं भी एक बार भी जेल से आने के बाद वो ब्रिटिश के खिलाफ कोई भी मूवमेंट नहीं छेड़ते हैं। ठीक है, आपको गांधी से परेशानी है, जैसे बोस को गांधी से परेशानी थी, तो बोस ने अपने तरीके से आजादी के बारे में सोचा। गांधी के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अपने तरीके से सोचा। लेकिन सावरकर, जिनको गांधी से परेशानी थी, तो
अपने तरीके से ही कम से कम अंग्रेजों से आजादी के लिए किसी भी स्ट्रगल का शुरुआत करते ही है। लेकिन एक भी स्ट्रगल आपको नहीं दिखेगा। हाँ, मतलब आपको एग्जाम्पल मिलेगा, जैसे निजाम के खिलाफ जो सत्याग्रह हो रहा था, हिंदूज के लिए हो रहा था, वो निजाम के खिलाफ हो रहा था। लेकिन वही सत्याग्रह, उसी तरह का एक भी सत्याग्रह क्या उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किया? या फिर जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में उनका पोजीशन क्या था? तो वो ये कहना कि तीनों का उद्देश्य एक था, देश को आजादी दिलाना था, ये गलत है। ये एक ऐतिहासिक भ्रामक दृष्टिकोण है कि सावरकर का उद्देश्य वही था जो गांधी का उद्देश्य था या बोस का उद्देश्य था। सावरकर का उद्देश्य बिल्कुल अलग था, बिल्कुल सर्वाइवल बनाए रखना था देश को, ताकि धीरे धीरे वो अपने उस ऑब्जेक्टिव में कामयाब हो जाए कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। उसका आजादी से कोई लेना देना नहीं था।